क्या आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले एक आध साल में 1600% का रिटर्न दिया है। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं मानते तो आए चलें देखते हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें हम इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करेंगे और इस ये देखेंगे कि ये स्टोरी बेसिकली किस तरह पॉसिबल हुई है। तो इस कंपनी का नाम है साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स। इसको साजू भी कहते हैं PSX पे। और आज हम इस कंपनी की बात करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल मार्केट फर्स्ट। तो अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो रॉ मटेरियल्स अगर आप देखें तो उसमें स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सैंड और क्वार्ट्ज, रबर और सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। और ये मतलब अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में यूज़ होते हैं। तो आपको एक कंपेटिटिव ऑटो सेक्टर पाने के लिए लाइक कंपेटिटिव इनपुट वाली इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए होती हैं। तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आपको स्टील की इंडस्ट्री हो गई, प्लास्टिक की इंडस्ट्री हो गई जो बेसिकली पेट्रोकेमिकल से बनती हैं, रबर हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, सैंड एंड क्वार्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना लाइक मिला के गाड़ी गाड़ी के कंपोनेंट्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो अगर आप ये देखें तो इन इन रॉ मटेरियल्स को बनाने के लिए आपके पास लाइक एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए मुल्क में। आपको सस्ती बिजली की ज़रूरत है। आपको फिर टेक्निकल टैलेंट की ज़रूरत है, क्योंकि सेमी कंडक्टर्स हम खैर बनाते नहीं हैं पाकिस्तान में, अभी तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। बट दुनिया में अगर आप देखें तो मलेशिया जैसे ममालिक में भी जो है ना ये अब इन्वेस्टमेंट्स होने लग गई हैं इस सेक्टर के अंदर। और बाकी पाकिस्तान के पास एक पेट्रोकेमिकल सेक्टर भी है। कुछ कंपनीज ऑलरेडी बनाती हैं पेट्रोकेमिकल्स, बट अभी जो है उस इंडस्ट्री का साइज़ काफ़ी छोटा है। तो हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का देखा था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो इन्वेस्टमेंट्स कब तक मटेरियलाइज होंगी। उसके अलावा आप स्टील अगर देखें तो स्टील एक बहुत एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है। तो आपको कंपेटिटिव स्टील की इंडस्ट्री चाहिए ताकि बेसिकली इसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। तो एक अपस्ट्रीम इंडस्ट्री आपकी कंपेटिटिव होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी जो डाउनस्ट्रीम या जो वैल्यू एडेड वाली इंडस्ट्री है वो बेसिकली कंपेटिटिव हो जाएगी। और ये कंपेटिटिवनेस के लिए जो है मतलब आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो है पाकिस्तान में लोकलाइजेशन इतनी नहीं होती। लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि हम सिर्फ असेंबली नहीं करें गाड़ियों की, बट हम जो है ना लाइक बेसिक रॉ मटेरियल्स, लाइक आपने चैसी की बात कर ली या आपने सीट्स की बात कर ली या आपने रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, तो कुछ कंपोनेंट्स ऑलरेडी लोकलाइज्ड हैं। बट कुछ कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे जो है ना हमें लोकलाइजेशन की ज़रूरत है। और हमें कंपेटिटिव लोकलाइजेशन की ज़रूरत है ताकि हम ये जो चीज़ें हैं ये आगे एक्सपोर्ट करें वैल्यू एडेड फॉर्म में, जो कि गाड़ियाँ हैं बेसिकली। तो अगर हम ग्लोबल लैंडस्केप की बात करें तो आजकल चाइना जो है ना काफ़ी छाया हुआ है। चाइना द किंग ऑफ द कासल। इट हैज़ डिस्प्लेस्ड जापान। जापान पहले मार्केट लीडर होता था। US की भी बड़ी इंडस्ट्री है। फिर अगर आप ये हाई एंड गाड़ियाँ देखें तो यूरोप काफ़ी जो है ना इसमें आ गया है। मर्सिडीज़ हो गई, BMW हो गया, पोर्शा हो गया। बट अभी जो है चाइना ने काफ़ी मतलब लाइक काफ़ी डेकेड से चाइना ने कोशिश की है कि वो एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री बनाए। और वो करने के लिए जो है ना गवर्नमेंट ने काफ़ी सब्सिडीज़ दी हैं और सपोर्ट दी है इंडस्ट्री को। और इंडस्ट्री को कंपेटिटिव करने के लिए उन्होंने रॉ मटेरियल्स की एफिशिएंसी और लाइक रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट वगैरह काफ़ी उन्होंने मतलब एस्पेक्ट्स में जो है ना इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबली अराउंड 3.5 to 4 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान की इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मार्केट बहुत छोटी है और हम आगे मार्केट साइज़ की भी बात करेंगे। बट चाइना में अगर आप देखें और ग्लोबली भी देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सारी ग्रोथ आई हुई है आजकल। ये 40% केगर का नंबर देखा था मैंने एक पैकरा की रिपोर्ट पे। बट आई नॉट श्योर मैसेज बीइंग के ये नंबर डजंट नीड टू बी एग्जैक्ट, बट द मैसेज इज़ के ये काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर है। इस इंडस्ट्री के अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ अ हाई ग्रोथ एरिया। अगर हम ग्लोबल लीडर्स की बात करें तो चाइना अगेन ग्लोबल लीडर है, रेगुलेटरी पुश था। बट उसके अलावा जापान, यूरोप, इंडिया और USA भी काफ़ी आगे हैं इसमें। तो US में आपके पास लाइक फोर्ड हो गई, जनरल मोटर्स हो गए, इस तरह के ब्रांड्स हो गए। इंडिया में आपके पास मारुति है, लैंड रोवर है। तो ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हैं। जापान में अगर आप देखें तो टोयोटा, निसान, होंडा, ये बड़े ब्रांड्स हैं आपके। और अब आजकल चाइना काफ़ी आगे आ गया है। तो चाइना में BYD इज़ बेसिकली दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्ज और सक्सेसफुल जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर। तो आई थिंक वो टेस्ला के साथ बिल्कुल नेक एंड नेक चल रहा है। बट चाइना में और भी ब्रांड्स हैं, लाइक आपके पास BAIC है, ग्रेट वॉल मोटर्स हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो लाइक आजकल इन्होंने ग्लोबल जो ना लाइक पोर्शा, BMW, इस तरह के अच्छे डिज़ाइनर्स हायर करके जो ना उन्होंने अपनी गाड़ियों के फीचर्स भी अच्छे किए हैं, डिज़ाइन भी अच्छे किए हैं।
और वो लाइक ड्यूरेबिलिटी पे भी और वारंटीज़ वगैरह भी फोकस करें। तो आई थिंक कि चाइना अगर इतना कंपेटिटिव हो गया दुनिया में और दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्ज एक्सपोर्टर हो गया ऑटोमोबाइल्स में, तो आई थिंक ये पाकिस्तान में भी जो ना ये ट्रेंड काफ़ी जल्दी कैच ऑन कर लेगा। अगर हम ग्लोबल थीम्स की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं काफ़ी। मतलब यूएस और चाइना की जो है ना आपस में एक सॉर्ट ऑफ ट्रेड वॉर चल रहा है। तो यूएस चाह रही है कि अपना चाइना यूएस की मार्केट में डंपिंग ना करे। चाइना चाहती है कि वो ग्लोबल मार्केट शेयर वो ज़्यादा से ज़्यादा सीज करे। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक ग्लोबल थीम प्ले आउट कर रही है। और आई थिंक ये पाकिस्तान मतलब चाइना वुड वांट कि पाकिस्तान में भी ये उनकी गाड़ियों की अडॉप्शन बढ़े। शायद लोकल असेंबली भी हो, उनका लाइक ग्लोबल मार्केट शेयर बने। शायद कल को पाकिस्तान जो है ना लाइक ये एक्सपोर्ट भी कर पाए, तो दैट्स अनदर पॉसिबिलिटी। बाकी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हैं, तो हमने कोविड में देखा था कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो बहुत लाइक बहुत वल्नरेबल हैं। और मतलब सेमीकंडक्टर्स में शॉर्टेज आ गई थी, तो लाइक प्राइसेस वगैरह में असर पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह असेंबली वगैरह उनमें काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। और बाकी ईवी ऑप्शन के मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। बट अगर हम टॉप ब्रांड्स की बात करें तो यही जो मैंने ऊपर अभी अर्लियर जिक्र किया था, ये वही ब्रांड्स हैं सारे। और आई थिंक बी वाई डी इज़ वन ब्रांड टू रियली वॉच आउट फॉर, क्योंकि बी वाई डी जो है ना आजकल पाकिस्तान में भी ये खबर फैली है कि लाइक जो मेगा कंग्लोमरेट है, जो हप्को वाला ग्रुप है बेसिकली, वो बी वाई डी को जो है ना ला रही है पाकिस्तान में। अगर हम पाकिस्तान की लोकल मार्केट के बारे में बात करें तो एक हाईली इनएफिशिएंट मार्केट है। क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ डेकेड्स पहले ऑटो इंडस्ट्री में जो है ना इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की थी, और उसमें उसके बाद टोयोटा होंडा इस तरह के ब्रांड्स आए, उन्होंने प्लांट सेटअप किए, मेनली जापानीज़ कंपनीज़। तो जापानीज़ कंपनीज़ की एक सॉर्ट ऑफ मोनोपोली बन गई, क्योंकि वो टैरिफ प्रोटेक्शन भी मिल रहा था उनको। तो असेंबली जिस तरह से हो रही थी, ऑब्वियसली पाकिस्तान में और भी मसले मसाइल हैं, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ हैं, जिसकी वजह से कंपेटिटिव इनपुट्स नहीं हैं, इतने वेल स्किल्ड वेल ट्रेंड लोग नहीं हैं। और बाकी एनर्जी नहीं है आपके पास, अपस्ट्रीम रॉ मटेरियल्स वगैरह नहीं है। तो बट उसके अलावा भी अगर आप इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देना, तो ओवर टाइम वो इंडस्ट्री लेज़ी और इनफिशिएंट हो जाती है। तो आप देखेंगे अक्सर काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार जो सिविक आ रही है आजकल, या जो टोयोटा आ रही है, उसमें काफ़ी क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज़ हैं। कभी वो हैंडल टूट गया, कभी वो रबड़ गल गया, तो इस तरह के मसले मसाइल, कभी वो उसकी फिनिशिंग सही नहीं हुई भी। तो ये इश्यूज़ हैं। और ये मतलब जब कंपटीशन बढ़ेगा इंडस्ट्री में, जब मार्केट साइज़, जब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी, तो गाड़ियों की सेल्स बढ़ेंगी। जब सेल्स बढ़ेंगी तो फिर वो स्केल बेसिकली जस्टिफाई करेगा कि हम लोग जो है ना अब मज़ीद लोकलाइजेशन करें। मैं कहीं पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि अभी जो है हमारा लाइक अराउंड 2-3 लाख यूनिट्स की एक मार्केट है हमारे पास, और ये मार्केट जब 1 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचेगी ना, तो तब जाके वो सॉर्ट ऑफ मार्केट कंपेटिटिव होगी। उसमें जो अपस्ट्रीम वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है वो करने का बेसिकली बिजनेस के ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप देखें कि टोटल मार्केट ये कार्स, जीप्स और पिकअप्स में डिवाइडेड है। कुछ कमर्शियल व्हीकल्स भी होती हैं, या फिर कुछ लाइक पर्सनल या पैसेंजर व्हीकल्स भी होती हैं। बट अगर आप ये ट्रेंड देखें तो ये लाइक अराउंड 2.5 से 3 लाख गाड़ियों तक भी पहुंच गई थी मार्केट। बट अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रगल किया इकोनॉमिकली, तो मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन आई है काफ़ी। और गाड़ियों का हम कहते हैं कि इट्स अ सिक्लिकल इंडस्ट्री। तो जो सिक्लिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, ये बहुत इंटरेस्ट रेट्स के साथ चलती हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने का होता है, तो फिर वो मार्केट में डिमांड बढ़ती है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, तो फिर वहाँ मार्केट जो है ना ग्रो करती है। तो फंडामेंटली पाकिस्तान की मार्केट अभी भी अच्छी है, क्योंकि लाइक एक लार्ज पॉपुलेशन है, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है। और हम लोग जो है ना एक लेबर आर्बिट्राज है हमारे पास, तो अगर हम लोगों को ट्रेन करें और एक असेंबली हब बनाए कि पाकिस्तान जो है ना यहाँ से एक्सपोर्ट करे गाड़ियों को, बेशक असेंबल कर ले, बेशक शुरू में लोकलाइज ना करे, बट एटलीस्ट हम थोड़ा लाइक एक्सपोर्ट्स वगैरह की तरफ जाएँ। बट अभी आप आगे देखेंगे कि मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ी है रिसेंटली। तो उसकी वजह से जो है ना लाइक अब ये कंपटीशन जब बढ़ेगी तो प्राइसेस भी नीचे आएंगी, क्वालिटी भी बेहतर होगी। आप देखेंगे कि कंपनीज जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक एफिशिएंसी की तरफ जाने लग जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री की ऑलरेडी पिछले स्लाइड पे बातें कर ली थोड़ी। बट हम चैलेंजेस की बात करें तो लाइक फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर ऑटो फाइनेंसिंग मिले तो फिर वो लोग जो है ना लाइक गाड़ियों की डिमांड भी उससे अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। फिर आपके पास इंटरेस्ट रेट्स होगा, जो हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में जो ना लाइक कंजम्पशन आपकी कम होगी, इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी, लोग शायद कार लीजेस वगैरह इतने नहीं लेंगे। बाकी फिर लास्ट ईयर हमने देखा था कि इंपोर्ट बैन्स आए थे काफ़ी 2022 में और 2023 में। तो उन इंपोर्ट बैन्स की वजह से गाड़ियों, ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे कुडंट इंपोर्ट रॉ मटेरियल। बाकी फिर मैंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ की बात कर ली, तो एक बेसिकली एक कैस्केडिंग टैरिफ स्ट्रक्चर होता है। तो आपके पास बेसिकली जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उस पर ड्यूटी हाई होती है, जो रॉ मटेरियल होता है उस पर ड्यूटी कम होती है। तो इसकी वजह से जो है ना कंपनीज़ के पास एक इंसेंटिव होता है कि वो ये टैरिफ्स बेसिकली लो टैरिफ्स को यूटिलाइज करके वो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करें, जो सी के डी किट्स कहते हैं। आई बिलीव इट सी के डी किट्स, मैं शायद गलत भी कह रहा हूँ।
बट वो बेसिकली असेंबल करते हैं लोकली, और लोकल असेंबल करने के बाद जो है ना वो फिर लोकल मार्केट में, और फिर जो एक्सेस सप्लाई है वो बेसिकली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बट रिमेंबर, एक्सपोर्ट करने के लिए जो है ना आपको कंपेटिटिव होने की भी ज़रूरत है। फिर आपके पास एक वॉलेटाइल एक्सचेंज रेट आ गया, तो एक्सचेंज रेट जब आपका सडनली डीवैल्यू होता है तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, आपके डिमांड कम होती है, और उसकी वजह से मतलब आप लाइक पार्ट्स वगैरह भी मंगवाने में आपको मुश्किलात लगती है काफ़ी। करेंसी क्राइसिस आती है, तो जब डॉलर्स लिमिटेड होते हैं तो कंपनीज बेसिकली इंपोर्ट्स नहीं कर सकती जिस तरह वो करना चाहती हैं। लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, तो बहुत ही सॉर्ट ऑफ अनसोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री है हमारी, बिल्कुल बेसिक है, असेंबली है, हम कोई हाई टेक काम नहीं करते अभी, सेमीकंडक्टर्स वगैरह के पास भी हम पाकिस्तान ने वेंचर नहीं किया। फिर आपके पास लिमिटेड स्केल है, तो मैंने वही 1 मिलियन गाड़ियों वाली बात की। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आई बिलीव बिजनेस रिकॉर्डर या प्रॉफिट पीके पे, कि लाइक एक स्केल जब होगा तो फिर स्केल की वजह से जो है ना लाइक ये एक्सपेंशन जस्टिफाई होगी। और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान में अभी एक्सपोर्ट्स नहीं होती, तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली कोशिश की होगी या शायद इन्विजन किया होगा कि हम एक दिन एक्सपोर्ट्स करें गाड़ियों की। और मुझे लगता है कि अगले 10 साल पाकिस्तान के लिए काफ़ी ब्राइट हैं, तो ये शायद हम जो है ना एक्सपोर्ट की तरफ जा सकें। बट अभी जो है हम कुछ इतना सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट नहीं करते, हम शायद पार्ट्स करते होंगे 100-150 मिलियन डॉलर के, इफ़ आई एम कोटिंग द नंबर करेक्टली। बट अभी हम गाड़ियाँ जो है ना इतनी एक्सपोर्ट नहीं करते। पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना लाइक अभी लो नंबर ऑफ कार्स हैं पर कैपिटा पर पर्सन। तो जनरली एक रूल ऑफ थंब होता है कि बेसिकली ये जो नंबर्स होते हैं ना, दे ऑलवेज रिवर्ट टू द मीन। तो अगर आप देखेंगे कि रीजनल बेंचमार्क्स का नंबर एक हाई हो, तो पाकिस्तान में अगर ये नंबर लो हो तो इवेंचुअली जो है ना लाइक, क्योंकि लोग अर्बनाइजेशन होगी पाकिस्तान में, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो उसकी वजह से जो है दे विल बी एबल टू लाइक, जो बाइक इस्तेमाल करता है वो बंदा गाड़ी लेगा, जो 1000 सीसी वाली गाड़ी बंदा इस्तेमाल करता है वो शायद 2000 सीसी पे आ जाए। तो इस तरह जो है ना ये प्रोग्रेस होता जाएगा, तो ये ग्रोथ पोटेंशियल जो है ना डेफिनेटली है पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, तो पार्ट्स की मार्केट काफ़ी बड़ी है दुनिया में, उसके अलावा फिनिश गाड़ियों की मार्केट भी बड़ी है। तो अगर हम इसको जो है ना लाइक अपने इनपुट को कंपेरेटिव करें, इंडस्ट्री को कंपेरेटिव करें, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने बैलेंस शीट्स को स्ट्रेंथन करके वो अपनी एफिशिएंसी पे फोकस करें, लोकल फॉरेन जेवीज़ करें, जॉइंट वेंचर्स करें, तो जॉइंट वेंचर जब होगा तो वो नॉलेज शेयरिंग भी होगी, और नॉलेज शेयरिंग जब होगी तो ऑब्वियसली वो नए आइडियाज़, नए मेथड्स, नए टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इंडस्ट्री जो है ना लाइक इवेंचुअली कंपेरेटिव हो जाएगी। क्या करना चाहिए हमें? टैरिफ स्ट्रक्चर को देखना चाहिए। मैं इस पे टैरिफ स्ट्रक्चर पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये हमेशा एक बहुत अहम चीज़ होती है, क्योंकि आप इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रोटेक्ट करें ना तो वो इंडस्ट्री बेसिकली इनएफिशिएंट हो जाती है। तो गोल हमारा ये होना चाहिए कि हम शुरू में इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें, और जब इंडस्ट्री इवेंचुअली कंपेटिटिव होती जाए तो हम उसको जो है बेसिकली टैरिफ्स को कम करते जाएं, और लाइक वो मतलब एक कंपेटिटिव मार्केट हो हमारे पास, जहाँ पे हम इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी हो, लोकल गाड़ियाँ भी हो, क्योंकि स्केल से जो है ना बेसिकली इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो जाती है। बाकी हमें क्या करना चाहिए? हमें अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ में फोकस करना चाहिए। स्टील्स हो गया, ग्लास हो गया, आपका पेट्रोकेमिकल्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए। बेशक आप सेमीकंडक्टर्स की असेंबली कर लें या आप सस्ते वाले बना लें प्रोडक्ट, बट एटलीस्ट आप एटलीस्ट फोकस करें, आप पॉलिसी लाएं पाकिस्तान में, ताकि ये इंडस्ट्रीज जो है ना डेवलप हो। जब ये इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, जब आप अपना पावर सेक्टर ठीक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका ऑटो सेक्टर भी ठीक हो जाएगा। फिर आपके पास ये फॉरेन लोकल जेवीज़ भी हैं, ये मैंने ऑलरेडी जिक्र कर लिया है। टेक्निकल टैलेंट पे फोकस करें आप। इंडिया के पास हज़ारों आईआईटीज़ हैं, हमारे पास सिर्फ कुछ चंद अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो लोगों को ट्रेन करें। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन हो, ताकि लाइक स्कूल्स में बच्चे पढ़ें कि लाइक ऑटो इंडस्ट्री में लाइक मैकेनिकल इंजीनियर्स या ऑटोमोटिव इंजीनियर्स में, इंजीनियरिंग में अगर एक एंट्री लेनी हो फील्ड में, तो वो किस तरह लेनी है। बाकी कंसिस्टेंट पॉलिसी हो, थोड़ा लाइक रेगुलेटर्स भी फोकस करें कि लाइक हम क्वालिटी कंट्रोल्स पे और इस तरह की चीज़ों पे फोकस करें, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली लाइक ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। तो अब हम बात करेंगे कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ था ऑटो सेक्टर में। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई, ऑटो पॉलिसी 2016 to 2021। उसमें बेसिकली उन्होंने एक कैस्केडिंग टैरिफ स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। आई एम नॉट श्योर कि वो टैरिफ स्ट्रक्चर पहले क्या था एग्जैक्टली, बट बेसिकली आप समझ लें कि ड्यूटी इंसेंटिव से, कि फिनिश प्रोडक्ट्स महंगे हों, रॉ मटेरियल सस्ते हों, ताकि असेंबलर्स जो हैं बेसिकली ये किट्स इंपोर्ट करके जो है ना गाड़ियाँ असेंबल करें। फिर टैरिफ्स इंसेंटिव्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इंसेंटिव्स ऑन लो सीसी कार्स, ताकि वो जो ना लाइक फॉर एग्जांपल जो बंदा बाइक इस्तेमाल करता हो या छोटी गाड़ी इस्तेमाल करता हो, वो थोड़ा लाइक अपग्रेड कर दे टू मे बी 1000 सीसी। आई थिंक ये 1000 सीसी की लिमिट थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी इंसेंटिव्स टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अगर हम देखें कि इस पॉलिसी की वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं पाकिस्तान में, उसमें Hyundai, किया, चैंगन, BIAC, SIAC, प्रोटॉन, DFSK, MG, ये सारे ब्रांड्स बेसिकली आए पाकिस्तान में, और काफ़ी बड़े वेल नोन ग्रुप्स ने बेसिकली जॉइंट वेंचर्स किए हैं इन ब्रांड्स के साथ। तो निशात ने किया फॉर एग्जांपल Hyundai के साथ,
लकी मोटर ने किया किया के साथ, और ये मास्टर ग्रुप जो है इन्होंने लाइक चैंगन के साथ किया है। बाकी भी और पार्टनर्स हैं, बट लाइक वो फॉर एग्जांपल लाइक सासगर ग्रुप है, उन्होंने BAIC के साथ किया पार्टनर, और हैवल के साथ भी किया। वो हैवल का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, बट ये बेसिकली नई जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ऑटो सेक्टर में पाकिस्तान। अब हम सासगर की बात करते हैं। तो सासगर बेसिकली मार्केट लीडर है थ्री व्हीलर्स में। पहले थ्री व्हीलर्स में काम करता था, रिक्शे बनाता था। अब जो है उसने बड़े चाइनीज़ ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की है, लाइक BAIC हो गया या हैवल हो गया। तो हैवल जो है इनका काफ़ी चल पड़ा है, और उसके अलावा BAIC भी जो है उन्होंने एक उनकी एक नीश प्रोडक्ट है, लाइक एक जीप है बेसिकली, बिल्कुल लाइक रैंगलर की तरह दिखती है। तो आपको आई थिंक रोड्स पे नज़र भी आई होगी। बट जो मेन जो है ना उसका सासगर सासगर का जो वो है, दैट इज़ हैवल। हैवल की वजह से जो है ना उसका काफ़ी अच्छा साल रहा है लास्ट ईयर। सासगर का थोड़ा एक्सपोर्ट का भी फुटप्रिंट है, बट वो प्राइमरीली लोकल काम करता है, तो एक्सपोर्ट का आई थिंक 1% से भी कम होगा। फिर वो दो प्लांट्स हैं उसके पंजाब साइड पे। तो एक प्लांट है थ्री व्हीलर्स का, और एक प्लांट है गाड़ियों का। फैमिली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बिजनेस है। तो एक फ्रेज है स्किन इन द गेम। उसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो उसी की शेयर होल्डिंग है, और उसी का इंटरेस्ट है कंपनी में। तो वो जो है ना लाइक ज़्यादा मेहनत करके जो है ना कोशिश करते हैं कि यार हम कंपनी को जो है ना ग्रो करें। बट एट द सेम टाइम फैमिली बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी प्रोफेशनलाइज करे। और क्योंकि फैमिली बिजनेस में जो है ना कंटिन्यूटी का एक बहुत क्वेश्चन मार्क होता है। तो अगर आप सासगर का रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो उसमें मेन जो है अब उसका फोर व्हीलर सेगमेंट है, जिसका अराउंड 80% टॉप लाइन है, और ये 18 बिलियन की टॉप लाइन है अब सासगर ग्रुप की। और इसने काफ़ी जल्दी ग्रो किया है। बाकी 16% इसका रिक्शर्स का है, और बाकी पार्ट्स का जो है इसका 2.7% है। आगे का भी आउटलुक अच्छा है सासगर का, क्योंकि इन्होंने आई थिंक ये टैंक 500 पे काम कर रहे हैं। ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ लैंड क्रूज़र की ऑल्टरनेटिव है, और ये सस्ती भी होगी। लैंड क्रूज़र जो आपको ब्रांड न्यू शायद कोई 15 करोड़ की मिलती हो, ये टैंक 500 आई थिंक कोई 4-5 करोड़ की है। बट खैर मैंने आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, क्योंकि अभी आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने अनाउंसमेंट की है या नहीं की। बट ये इन द पाइपलाइन है। बाकी उन्होंने लाइक EV रिक्शाज पे भी जो है ना लाइक काम कर रहे हैं आई थिंक। और एंड आई थिंक वील सी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर और सो कि ये इसमें जो है ना क्या होता है एग्जैक्टली। तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखें तो सासगर ने काफ़ी जल्दी ग्रो किया है। पहले उसका लाइक 5 बिलियन से कम टर्नओवर था, अब उसका जो है ना अराउंड ऑलमोस्ट 20 बिलियन हो गया। आप देखते हैं कि अगले साल वो क्या पोस्ट करता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सासगर का काफ़ी बड़ा है। तो पहले 0.3 बिलियन से कम था, और अब जो है ना उसका अराउंड 1 अरब तक हो गया इसका। तो EPS में भी हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है। रीसेंट क्वार्टर्स की मैं बात कर सकता हूँ। मैंने एक नोट नीचे डाला हुआ है कि रीसेंट क्वार्टर्स भी आई थिंक लाइक अच्छी परफॉर्मेंस होगी कंपनी की। बट मैं हमेशा जो है ना लाइक बिग पिक्चर देखता हूँ, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि कंपनी की जो कैपिटल एफिशिएंसी है, जो मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। जो अगली क्वार्टर की अर्निंग्स हैं वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट करती हैं, बट वो ब्रोकर्स बहुत सारे कवर करते हैं। तो आप वो बेसिक जाके उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लें। मैं जो है ना इस वीडियो में बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम इसको डिटेल में कवर नहीं करूँगा। कैपिटल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो मैंने ये बेसिकली स्क्रीनर ट्रेडिंग व्यू पर बनाया था। तो इस पे मैंने कुछ मेट्रिक्स डाले थे, लाइक ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, और एसेट टर्नओवर। तो आप सारे मेट्रिक्स पे देखें तो ये जो बेंचमार्क कंपनीज हमारे पास लाइक सासगर, इंडस मोटर्स, गनी, गैल, एचकार, इन सारों में से जो है ना सासगर काफ़ी मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वेदर दिस परफॉर्मेंस इज सस्टेनेबल नॉट, ये क्वेश्चन मार्क है। डिपेंड्स कि लाइक आगे हम कंपनी को ये मैनेजमेंट किस तरह लेके चलती है। बट द नंबर्स सो फार लुक वेरी इंकरेजिंग, और उसकी वजह से जो है ना सासगर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो मैंने ये भी देखा कि सासगर को जो है ना रॉइक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। ये रॉइक मैं काफ़ी कंपनीज के लिए देखता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ये बेसिकली ये नंबर आपको बताता है कि जो उनका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो ऑपरेटिंग कैपिटल है बेसिकली, जिसके तहत वो कैश फ्लो जनरेट करती है बिजनेस के लिए, उस कैश फ्लो के बेसिस पे जो है ना वो कितना एफिशिएंटली उस कैपिटल यूज़ करती है। तो सासगर का आप देखें तो उन्होंने रिसेंटली फोर व्हीलर्स में ज़्यादा अपना फोकस डाला है। तो उसकी वजह से जो है सासगर का जो कैपिटल एफिशिएंसी है, और जो रिटर्न्स वगैरह हैं, जो मार्जिन्स हैं, ये चीज़ें जो है ना काफ़ी सासगर की बेहतर हुई हैं। अब बाकी चीज़ों की अगर बात कर लें तो पे आउट सासगर का पहले पे आउट नहीं करती थी कंपनी। बट उन्होंने आई थिंक 2023 में रिसेंटली एक पे आउट किया। तो जो ग्रोइंग कंपनीज होती है ना, ग्रोइंग कंपनीज हमेशा पे आउट कम करती हैं या बिल्कुल भी नहीं करती, और वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती हैं। लिक्विडिटी की अगर बात करें, लेवरेज की अगर बात करें, तो बैलेंस शीट पे इस तरह के कोई ग्लेयरिंग इश्यूज़ नहीं है। मैं ज़्यादा नंबर्स वगैरह में नहीं घुसता। वॉल्यूम्स भी हेल्दी हैं, ये इन्वेस्टर का फेवरेट है क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और आगे भी इन्वेस्टर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। फ्री फ्लोट जो है सासगर का अराउंड 35% है, विच इज़ लाइक हाइनून जैसी कंपनी है उसका काफ़ी गुना ज़्यादा है। बट 35% इज़ नॉट बैड। और लिक्विड भी शेयर है इसका, तो मतलब आपको बाइंग और सेलिंग में जो है ना आसानी होगी। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ आपका उसका सासगर प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है 8.66।
बट मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स ना देखें, आप हमेशा आगे की देखें। तो आगे की जो है वो बेसिकली आपको बिजनेस का अर्निंग्स पावर और बिजनेस का बिजनेस मॉडल देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे की अर्निंग्स कोई एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या होगा आगे, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जाएगी। तो वाइल द ट्रेलिंग 12 मंथ मल्टीपल इज़ लाइक पॉजिटिव, मतलब ये दूसरे कंपनीज़ के मुकाबले में थोड़ा आई थिंक लाइक ऑन द लोअर साइड है। बट आगे डिपेंड करता है कि ये स्टॉक किस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ देती है, क्योंकि जब अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी देती है तो उसकी वजह से जो है ना उसका मल्टीपल बेसिकली कम हो जाता है। जब वो मल्टीपल कम होता है तो फिर शेयर होल्डर्स को लगता है कि यार ये वैल्यू उसमें काफ़ी आ गई है, तो हम इसको जो है ना मजीद बाइंग करें इसकी। और आगे न्यू मॉडल्स भी आएंगे, मतलब अभी वो टैंक 500 है, हैवल H6 है जो ऑलरेडी सासगर का बहुत चला है। उन्होंने अभी जोलियन की भी असेंबली शुरू किया है, शायद वो ईवी रिक्शाज की भी कोई बात हो रही है अभी न्यूज़ वगैरह में। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो कितना डाइवर्सिफाई करें। देव ऑलरेडी गॉट अ फुट इन द डोर विद चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स, तो अब उनकी जो पूरी प्रोडक्ट लाइन है वो शायद एक ही मैन्युफैक्चरर से ले आए पाकिस्तान में, या फिर वो जो है ना लाइक मल्टीपल में जाए। बट पॉइंट बीइंग कि सासगर एक एक अब नॉन प्राइस सेंसिटिव मार्केट में आ गया, जो पहले 3 व्हीलर्स में कम्पीट करता था, अब वो सासगर 4 व्हीलर्स में आ गया। तो 4 व्हीलर्स में जो है ना वो करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी अगर बेच रही है, तो उसमें जो है ना कस्टमर्स आर लॉट लेस प्राइस सेंसिटिव, तो आपको मार्जिन रखने की जो है ना गुंजाइश ज़्यादा होती है। टेक्निकल व्यू अगर मैं दूँ सासगर का, तो मैकडी पे अगर आप देखें तो मोमेंटम मंथली पे अच्छा है, वीकली पे थोड़ी एग्जॉशन की लाइक इंडिकेशन आ रही है, डेली पे थोड़ी लाइक एक करेक्शन आ रही है अभी। और मैं चार्ट ऑब्वियसली डिटेल में अभी डिस्कस करूँगा। बट मूविंग एवरेजेस अगर आप देखें तो थोड़ा लाइक बेरिश मोमेंटम आप कह सकते हैं, बट लाइक अभी प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस अभी बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और जो है आपका जो 20 है वो 50 के ऊपर है, 50 200 के ऊपर है, डायरेक्शन इस तरह ऊपर है, गैप अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। तो लाइक ट्रेंड जो है काफ़ी अच्छा है। तो जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तो आई वुड बी बुलिश ऑन सासगर, क्योंकि आई फील कि अभी जो जो वैल्यूएशन भी है कंपनी की, इवन दैट इज सॉर्ट ऑफ बिट ऑन द लोअर साइड। लाइक आई थिंक इट्स अ सिक्लिकल सेक्टर, तो ऑटोज़ का अभी अगले 3 से 5 साल का आउटलुक अच्छा है काफ़ी। और ग्रोथ का भी पोटेंशियल है, डिमांड भी बेहतर हो सकती है, फाइनेंसिंग भी शायद बेहतर होगी, मॉनेटरी ईजिंग होगी, इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे पाकिस्तान में। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक वन कैन बी बुलिश अबाउट सासगर। तो ट्रेंड फॉलोइंग इज़ एन ईजी स्ट्रैटेजी। आप ट्रेंड फॉलो करना सीखें तो ये एक आसान तरीका है, बट ऑब्वियसली फंडामेंटल्स भी आप पढ़ें कंपनी के। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स भी हेल्दी हैं कंपनी के, काफ़ी बाइंग वगैरह हुई है सासगर में। एक करेक्शन आ सकती है शायद, मुझे लग रहा है कि करेक्शन आ सकती है छोटी सी। वो मैंने फिब लेवल से भी आगे बात की हुई है। बट ऑब्वियसली मैं गलत हो सकता हूँ, आई एम जस्ट अ बिगिनर, प्लीज़ डू नॉट टेक दिस एज इन्वेस्टिंग एडवाइस, क्योंकि कल को कुछ गलत हुआ तो आई कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपना बस एक एक अनबायस्ड व्यू दे रहा हूँ कंपनी में। तो फिब लेवल्स भी अगर आप देखें तो 0.382 लेवल इज़ अराउंड 620 रुपीज़, अभी शेयर काफ़ी उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक ट्रेंड मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि ट्रेंड ऑलवेज हैज़ टू गो अप एंड देन मेक हायर हाइज एंड हायर लोज। हमेशा पुल बैक होना लाजमी है। पुल बैक बेशक वो 0.382 पे हो या 0.5 पे हो या 0.618 पे हो, पुल बैक होना लाजमी है। दैट इज़ अ साइन ऑफ अ सस्टेनेबल ट्रेंड। तो आप टेक्निकल व्यू देख लें तो अभी एक सॉर्ट ऑफ एक पैरेलल चैनल में सासगर ऊपर ट्रेड कर रहा है इन अप ट्रेंड। मूविंग एवरेजेस भी अगर आप देख लें तो ये 20 के ऊपर 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 ट्रेड कर रहा है, एंड इट्स लाइक प्राइस इज रिस्पेक्टिंग द 20 डेज, तो दिस इज अ गुड साइन। बट अब ये आखिरी कैंडल देखें तो ये थोड़ा लाइक एक बेरिश साइन दे रहा है। तो लेट्स सी कि लाइक करेक्शन वगैरह कितनी लेती है ये कंपनी। बट आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लें, ऑलवेज थिंक ऑफ बाइंग अ शेयर एज बाइंग ओनरशिप स्टेक इन अ कंपनी। तो आप हमेशा जो है ना एक लॉन्ग टर्म व्यू एटलीस्ट 3 से 5 साल का व्यू लें। और अगर आपको मेरी बातों से कंपनी का फ्यूचर ब्राइट लगता है तो आप व्यू लें, वरना फिर यू आर फ्री टू डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो। फेब लेवल्स की अगर बात करें तो वही अभी देखें प्राइसेस ऑन द 0.236 लेवल। तो लाइक 0.382, 0.5, 0.618 ये कॉमन लेवल्स हैं बेसिकली। 0.382 इज़ अ शैलो पुल बैक। तो अब देखते हैं कि लाइक अगर कोई लाइक बजट के टाइम पे कोई मार्केट में अगर वीकनेस आए टेम्प्रेरी, तो करेक्शंस अगर आए तो शायद प्राइस कुड करेक्ट, बट अगेन आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग अबाउट दिस। हमेशा आसान तरीका ये है, आप ट्रेंड फॉलो करें और आप लंबा व्यू लें। ये लंबा व्यू लेंगे ना, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर ज़्यादा होगा। तो टोटल शेयर होल्डर रिटर्न मैंने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में बात की थी कि 1600% प्लस का रिटर्न था। तो मैंने ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोला हुआ है, और इस चार्ट पे बेसिकली जो है ये एडजस्टेड फॉर डिविडेंड्स हैं। तो ये एक रफ एस्टिमेशन आप ले लें, अराउंड 1600+% है। अगर ये नंबर गलत है तो प्लीज़ करेक्ट मी, बट डायरेक्शनली दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी रिटर्न। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ द PSX in the last year or year and a half. So चलें, I think let's wrap things up. This was an overview of Sasgar. I think I will also be willing to share this presentation with you over Twitter. You guys can connect with me.
बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं शॉर्ट्स वगैरह बना के जो है ना आई एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस। कोई कंटेंट रिक्वेस्ट हो, कोई वीडियो रिक्वेस्ट हैं, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। कोई फीडबैक अगर देना हो, या इफ़ यू वांट मी टू कवर सम टॉपिक्स, आई एम लाइक आई एम वेरी एक्सेसिबल। तो आई थिंक लाइक लेट्स रैप अप साजगर, एंड फिर हम अगली वीडियो का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट वीक आई विल अनाउंस व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग ऑन। तो आई कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।